इस बार एसएससी एमटीएस में क्या चेंज हुआ है, इन्होंने 2 सेशन कर दिए हैं। पेपर एक ही दिन होने की उम्मीद है, सेशन दो पार्ट्स रहेंगे, जिसमें पहले पार्ट में आपका मैथ्स जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये और रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये दोनों आएंगे। इन दोनों के क्वेश्चन रहेंगे 20-20, दोनों के 20-20 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 20-20। लेकिन इसके अगर मार्क्स की बात करें तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, इसका मतलब ये 60 नंबर का मैथ्स आने वाला है और 60 नंबर का रीजनिंग आने वाला है। अच्छी बात क्या है उन लोगों के लिए जिनका मैथ्स थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि मैथ्स बहुत लोगों को हवा भी दिखता है, यहाँ मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया, इसके मेरिट में मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, मैथ्स और रीजनिंग के मेरिट में मार्क्स नहीं लगेंगे। ये बड़ी अचंभे की बात है, क्योंकि हम तो हमेशा से ये सुनते आए थे कि मैथ्स ही निर्णायक है, लेकिन इस बार एसएससी एमटीएस ने पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है, और ये उन लोगों के लिए अच्छा बदलाव है जिनका मैथ्स में थोड़ा सा हाथ तंग रहता है। उनके लिए एक तरह से ये गोल्डन चांस है कि अपना जीके का और इंग्लिश का जो उनकी अगर कमांड अच्छी है तो वो आसानी से नौकरी में आ जाएंगे। 20-20 क्वेश्चन आएंगे 60-60 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। और अच्छी बात ये भी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी इसमें कुछ लोग तुक्के भी मार देंगे, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले पार्ट के 2 हिस्से रहेंगे, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आएगा 20-20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 120 का टोटल है। इसके बाद सेकंड जो सेशन है, इसमें आपका दिखाई देंगे दोनों पार्ट्स, जीके वाला जिसमें करंट अफेयर्स, इसके अलावा फिर उन्होंने जो मेंशन किया है उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो आप जिसको आप जीएस कहते हैं, जीएस, जीके और करंट अफेयर्स सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। और इसके अलावा इसमें आपकी लैंग्वेज में इंग्लिश रहेगी। इन दोनों के क्वेश्चन ज्यादा हैं, यहाँ 25-25 क्वेश्चन आएंगे। मार्किंग स्कीम सेम फॉलो करेंगे, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो सीधे 75 का ये हो गया और 75 का ये। लेकिन ये दोनों 75-75 वालों से ही आपकी मेरिट डिसाइड होगी, यानी इसमें आपको जी जान लगा देनी है, क्योंकि इनसे आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा ये डिसीजन होगा। जो पहला पार्ट है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आने वाले हैं, उसको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर मान लीजिए कि उसमें आपने भैया इतने ले लिए तो ठीक है, आप सेकंड पेपर आपका चेक होगा। लेकिन यहाँ ये गलती मत करना कि मैथ्स और रीजनिंग को देखो ही ना और उसमें ही लुढ़क जाओ। अगर तुम उसमें फेल हो जाते हो तो तुम्हारा सेकंड पार्ट चेक ही नहीं होगा। तो सेकंड पार्ट में बेस्ट करने से पहले एक पहला स्टेप ये रहेगा कि फर्स्ट को, जिसका की इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले, उसमें भी आपको कोशिश अच्छी रखनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम सेकंड की तैयारी बहुत करेंगे और फर्स्ट में ही पेपर चेक नहीं करवाने की स्टेज पे रहेंगे, तो फिर पेपर चेक नहीं हो पाएगा। इसके मार्क्स मेरिट में नहीं लगेंगे, ना ही इसमें नेगेटिव मार्किंग है, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका, आप गलत भरे सही भरे, और ना ही इसके मार्क्स मेरिट में इंक्लूड होंगे। तो ना तो इसमें ये डर कि मुझे ये अटेम्प्ट करना है या नहीं करना, ना ही इसके मार्क्स आपको फ्री में मिलने वाले हैं। तो बस ये तो ये मान लीजिए क्वालिफाइंग टाइप है कि भाई आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप फिर रह जाएंगे। क्वालिफाई करने के बाद इनके मार्क्स जुड़ेंगे, यानी असली लड़ाई इन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर लड़ी जाएगी, लेकिन उसकी एक तैयारी करने में ये भी हेल्प करेंगे। तो इन दोनों को क्वालिफाइंग नेचर का बनाया गया और इन दोनों के ऊपर आपकी मेरिट डिसाइड होगी। अच्छी बात क्या है कि सिर्फ इसमें अच्छे नंबर लेने से, मतलब अगर आप टॉपर्स में रह जाते हैं तो आपको उसके बाद कोई स्टेज पास नहीं करनी। इसमें कोई किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं है, किसी भी तरह का सेकंड ईयर जिसमें कई बार आप देखते हैं ना पहले एप्लीकेशन वगैरह थी, वो सब नहीं आएगी। पेपर पास इज इक्वल टू गवर्नमेंट जॉब, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उनमें गड़बड़ नहीं है। कुछ पोस्ट हवलदार की निकली हैं जिनके फिजिकल पैरामीटर्स हैं, उसमें वो थोड़ा फिजिकल फिटनेस है, हाइट है, रेस है, लेकिन वो सिर्फ हवलदार के लिए है, जो हवलदार वाली पोस्ट है। एमटीएस की बाकी नौकरियों के लिए ये फिजिकल और ये सब मैटर नहीं करता। तो ये बहुत बहुत बड़ा गोल्डन चांस है उन सभी के लिए जो सदके तैयारी कर रहे थे और जो लगातार 1-1.5 साल से अपना दिन रात भूल के सब चीजें और सब कुछ छोड़ छाड़ के, मौज मस्ती छोड़ छाड़ के पढ़ रहे थे। उन लोगों के लिए ये टाइम आ गया ये दिखाने का कि आपने कितनी मेहनत की है। और इस टाइम पर अब ये बस 3 महीने आपके हाथ में है। जनवरी के बचे हुए दिन, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। अप्रैल में एग्जाम का मतलब है अब फाइनल स्टेज है कि अपनी जितनी मेहनत है उसको फटाफट से उसकी धूल हटा के और वापस से सारी चीजें सीख ली जाए। जीके कहने को लगता है एक छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन आप सभी जानते हैं तैयारी करने वाले कि सबसे वास्ट भी जीके ही होता है। इसमें पता नहीं कहां से क्या क्वेश्चन आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। फिर हिस्ट्री में भी आप देखिए इंटरनेशनल वर्ल्ड हिस्ट्री अलग से है, क्योंकि 9वीं-10वीं तक का सिलेबस अगर कवर करेंगे, 10वीं क्लास तक का, 10th कंपलसरी है इसके लिए। तो अगर 10th तक के सिलेबस को आप उठा के पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी इंट्रोड्यूस कर देता है 9th और 10th में। इसका मतलब उस पर भी काम करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और वो लोग जो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे थे, सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, आप देखेंगे वो सब भी इसमें फॉर्म भरेंगे, क्योंकि नौकरी हर किसी को चाहिए और सरकारी नौकरी का बहुत ज्यादा क्रेज इंडिया के हर मिडिल क्लास फैमिली में है। हमारे टाइम पे हमारे घरों में भी था और ये लगता था कि सबसे बड़ी अचीवमेंट ही इंसान की गवर्नमेंट जॉब है। तो हाँ, कुछ हद तक ठीक भी है वो, वहां तक पहुंचने के बाद फिर आप आगे के सपने ले पाते हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना। और इसमें आपकी एज जो मांगी गई है वो 18 साल से 25 तक है। इक्की दुक्की जो पोस्ट है उनमें 27 तक भी है। जब आप इसका नोटिफिकेशन पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 18 से 25, कुछ कैटेगरीज में 18 से 27। और ये जो 18 साल है ना, 25 साल, ये आपकी एज वो दे दिया गया कि भाई इतने से इतने के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। तो आप उस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा। पहली कंडीशन जो एज की है। दूसरी, आपकी 10th पास होनी चाहिए। ये मैट्रिक बेस पे निकली हुई नौकरियां हैं। आपका 10th जो पास होना चाहिए वो इस साल के फरवरी से पहले का होना चाहिए। यानी जो इस बार 10वीं के पेपर देंगे उनके लिए नहीं है, वो तो वैसे भी 15 एक साल के होते हैं, 16 साल के। आप लोग जिनका 10th पास हो चुका है, आप सब इसके लिए एलिजिबल हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हैं,
हैं, पीजी कर रखी है आपने, सब लोग, मैं तो कहती हूँ जहाँ जो जरूरत पड़े भैया अपने घर के हालात देखो और हर नौकरी का फॉर्म भर दो, क्योंकि क्या पता कहाँ आपकी किस्मत आपकी मेहनत दोनों मिलके और आपको आगे तक ले जाएं। तो 10th पास होना जरूरी है, मैट्रिक बेस पे पेपर है ये, 18 से 25 साल की इसकी उम्र है। अब इसके फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, कल से स्टार्ट हो गए हैं, तो आप ये लगा लीजिए जनवरी से स्टार्ट होके और फरवरी की एक डेट दी गई है, उसको आप देख लीजिएगा। लगभग 20-25-30 दिन के आसपास का टाइम दिया जाता है जनरली हर फॉर्म में। ऑनलाइन इसका आपका पेपर रहेगा। आपका एग्जाम, आपका जो टेस्ट होने वाला है वो अप्रैल में होगा और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या CBE लिखा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, और जिसमें एक ही दिन में सब कुछ आपका सेटल हो जाएगा। पेपर बहुत सारी शिफ्ट्स में होगा, क्योंकि MTS को धड़ल्ले से लोग भरते हैं, 10वीं पास तो इस देश में वैसे भी बहुत बड़ी आबादी है। तो आप ये मान के चलिए कि पेपर जो सेट होगा उसके लेवल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद फिर थोड़े से मार्क्स बढ़ और घट जाते हैं, वो सब लोग जानते हैं, लेकिन वो जरूरी है। वो नहीं होगा तो फिर सारे पेपर्स का लेवल एक जैसा कैसे बनेगा? इतने सारे पेपर जब सेट किए जाते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि थोड़े बहुत क्वेश्चन कम ज्यादा, आसान, मुश्किल और थोड़े जो बीच के स्तर के हैं वो क्वेश्चन डिजाइन हो जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का कई लोग मानते हैं कि नुकसान, लेकिन अगर उसको साइंटिफिक तरीके से देखोगे तो वो जरूरी है। जब पेपर बहुत ज्यादा बनते हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन के बिना बात नहीं बन सकती। ठीक है, ये बेसिक सी बातें मैंने आपको बता दी। और उस पे कैसे पहुंचेंगे हम लोग? OPS ना, चलिए तो इस पे बस चलते चलते आपको स्लाइड्स के फॉर्म में और दिखा